नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसके कुल 5 सीजन है। इस एपिसोड में मैं आपको फर्स्ट सीज़न एक्सप्लेन करूँगा। तो ये कहानी है 80 के दशक की, जिसकी शुरुआत होती है माइक, डस्टिन, लूकस और विल नामी 4 जिगरी दोस्तों से, जो दिन भर अपने खाली टाइम में बैठकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स नाम का एक बोर्ड गेम खेलते रहते हैं। क्योंकि तब वहाँ पे स्मार्टफोन या पबजी भी नहीं था, तो बच्चों को बोर्ड गेम से काम चलाना पड़ता था। गेम पूरा करने के बाद विल अपने घर वापस जा रहा होता है। तब डेमोगार्गन नाम का एक दूसरी डायमेंशन का जानवर विल को अपनी दुनिया में खींच लेता है। इस दूसरे छुपी दुनिया का नाम है द अपसाइड डाउन, एक ऑल्टरनेट डायमेंशन। दूसरे दिन सुबह होते ही विल की माँ जॉयस और उसका बड़ा भाई जॉनथन विल की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाने हॉकिंस के पुलिस स्टेशन जाते हैं। चीफ पुलिस ऑफिसर हॉपर इस केस को अपने हाथों में लेते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है लेवन से, जो किसी रेस्टोरेंट से खाना चुरा कर भाग रही होती है। लेवन क्यों? क्योंकि इसका नाम नहीं पता और इसके हाथ पर 11 नंबर का टाटू बना है, तो सब इसे लेवन ही बुलाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक लेवन को रंगे हाथ पकड़ लेता है। सोशल सर्विस डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे एक लड़की मिली है, पर यहाँ सोशल सर्विस की जगह पर डॉक्टर ब्रेनर के भेजे हुए एजेंट्स आते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेवन इन्हीं से छुटकर भागी थी क्योंकि ये लोग उस पर हॉकिंस लैब में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अपेरेंटली लेवन के पास असाधारण शक्तियाँ हैं, सुपर पावर्स। इनमें से एक एजेंट रेस्टोरेंट के ओनर को मार देती है, बट लकीली लेवन भाग लेती है और भागते भागते जाकर माइक और उसके दोस्तों से मिलती है, जो उस वक्त विल की तलाश कर रहे थे। जैसे इन्हें लेवन के सुपर पावर्स के बारे में पता लगता है, माइक उसे दुनिया से बचाने के लिए अपने बेसमेंट में छिपा देता है। माइक की बहन नैन्सी अपने स्कूल के बैड बॉय स्टीव को डेट कर रही है। स्टीव अपने स्कूल दोस्तों के साथ घर में पार्टी रखता है, जहाँ नैन्सी अपने नॉट सो कूल बेस्ट फ्रेंड बार्ब को लेकर जाती है। बार्ब कुल बनने के चक्कर में अपनी घनी बेइज्जती करवाने के बाद इन सबसे दूर जाकर पूल के किनारे बैठ जाती है और फिर स्टीव नैन्सी को अपने बेडरूम में जाकर अपसाइड डाउन खेलते हैं। बेडरूम में ये सब चल रहा होता है, तब विल का बड़ा भाई जॉनथन बाहर बैठा इन दोनों की फ़ोटो खींचता है। यही पास में स्विमिंग पूल के पास बैठी बारबरा अचानक से गायब हो जाती है। अनइंटेंशनली ये घटना जॉनथन के कैमरा में कैप्चर हो जाती है। बार्ब को डेमोगॉर्गन अपनी दुनिया में अपसाइड डाउन में खींच कर ले जाता है। फिर जॉयस को लगता है कि विल लाइट के ज़रिए उससे बात कर रहा है, कि कोशिश कर रहा है। इसके बाद जॉयस अपने पूरे घर को लाइट से भर देती है। हॉपर को लगता है कि विल के गायब होने के पीछे हॉकिंस के लैब का कोई हाथ है और ये लैब वाले पुलिस से कुछ छुपा रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने हॉपर सीक्रेटली अपनी रिसर्च शुरू करता है, जहाँ इसे पता चलता है कि लैब में इंसानों पर अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। टेरी आइविस इनकी इसी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। इस मामले की और छानबीन करने हॉपर टेरी को ढूंढने निकलता है। हॉकिंस के तालाब में पुलिस को विल की लाश मिलती है, पर लेवन को पूरा यकीन है कि विल अब भी जिंदा है। फिर ये यकीन सब दिलाने के लिए लेवन अपने फोर्स को यूज़ करने माइक के वॉकी टॉकी की मदद से अपसाइड डाउन में आके विल को कांटेक्ट करती है। फिर माइक और उसके दोस्त लेवन को लेकर अपने स्कूल जाते हैं, ताकि वो अपने स्कूल में लगे बड़े से रेडियो स्टेशन पर वो विल को कांटेक्ट कर सके। जॉयस भी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि विल मर चुका है। जॉयस को लगता है कि उसके घर के दीवारों में से विल उसे पुकार रहा है और उस दीवार के उस पार विल दिखाई देता है। तभी माँ बेटी के बीच एक अजीब सी ऑर्गेनिक दीवार मौजूद है। फिर अचानक से उस दीवार को फाड़कर उसमें से डेमोगॉर्गन निकलता है और जॉयस को अपनी जान बचाकर भाग जाना पड़ता है। जॉयस फिर ये सारी कहानी जाकर पुलिस को बताती है और एज एक्सपेक्टेड सबको लगता है कि जॉयस अब पगला गई है। जैसे ही स्टीव को पता चलता है उस रात जॉनथन चुपके से इसके और नैन्सी के फ़ोटोज़ ले रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ देता है। अब आधी रात को ऐसी वाली फ़ोटोग्राफी करोगे तो यही होगा ना। इसी बात से नैन्सी काफ़ी नाराज़ हो जाती है। जब नैन्सी फ़ोटोज़ देखती है तब उसका ध्यान बार्ब वाली फ़ोटोग्राफ पर जाता है। इन फ़ोटोज़ में बार्ब के साथ साथ डेमोगॉर्गन की भी झलक कैप्चर हो गई है। नैन्सी फिर फ़ौरन पहचान लेती है कि ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे जॉयस ने उसके घर में देखा था। फिर नैन्सी समझ जाती है कि भाई मामला गड़बड़ है। हॉपर को पता चलता है कि तालाब से जो उन्हें बॉडी मिली है वो नकली है, मतलब कोई तो इस सारे मामले को दबाना चाहता है। हॉकिन लैब को लेकर हॉपर के मन में जितने भी शक थे वो धीरे धीरे यकीन में बदलते जा रहे हैं। फिर हॉपर सीक्रेटली उसकी तलाशी करने निकलता है। माइक और उसके दोस्तों को पूरा यकीन हो गया है कि विल किसी अल्टीमेट दुनिया में कैद है। फिर इन्हें अपने टीचर के थ्रू पता चलता है
कि अगर कोई ऐसा दरवाज़ा हुआ भी जो दो अल्टीमेट वर्ल्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो दरवाजे के आसपास में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स में काफ़ी डिस्टॉर्शन होगा। फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके माइक और उसके दोस्त लेवन को साथ कंपास लेकर उस दरवाजे को ढूंढने निकलते हैं। लेवन ऑलरेडी उस दरवाजे के बारे में जानती थी, बट इसे जानबूझकर इसके बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो अच्छे तरह से जानती है कि दरवाजे के उस पार डेमोगॉर्गन का खतरा मौजूद है। फिर ये जान बचाने के लिए लेवन कंपास में छेड़खानी कर सबको गलत डायरेक्शन में लेकर जाती है। लूकस इस बात को भांप लेता है। अब गुस्सा होकर लेवन पर चिल्लाने लगता है। फिर लेवन गुस्से आती है और हवा में उड़ा देती है लूकस को। हॉपर को हॉकिंस लैब की तलाशी लेते वक्त उसे अपसाइड डाउन जाने का दरवाज़ा मिलता है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़े कोई उसे बेहोश करके अपने घर पहुंचा देता है। हॉपर समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, इस सारे मामले के पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ है। फिर उसे अपने घर की तलाशी करते वक्त उसे छुपे हुए माइक्रोफोन मिलते हैं। तभी वो दरवाजे पर आए पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें बार्ब की गाड़ी मिली है। देख के लग रहा है कि बार्ब अपने घर वालों से तंग आकर शहर छोड़कर भाग रही थी। हॉपर को लगता है कि बार्ब और विल दोनों की गायब होने की शायद एक ही वजह है। नैन्सी जॉनथन डेमोगॉर्गन को मारने के लिए जंगल में जाते हैं, वो भी रात में। टीवी शोज़ को बेसिक कॉमन सेंस क्यों नहीं होता है। जंगल में नैन्सी को अपसाइड डाउन जाने वाला एक दरवाज़ा मिलता है। अंदर घुसते ही नैन्सी का सामना डेमोगॉर्गन के साथ होता है। जॉनथन किसी तरह नैन्सी को बाहर निकालकर वहाँ से भाग जाता है। उस रात नैन्सी को डर के मारे नींद नहीं आती और वो जॉनथन को उस रात रुकने के लिए कहती है। उस फोटो वाले हादसे के बाद स्टीव नैन्सी से पैचअप करने के लिए आया होता है, बट उसे जॉनथन के साथ देखकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। हॉपर और जॉयस टेरी को ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाते हैं, जो अपने पास में हुए एक्सपेरिमेंट्स के बाद बिल्कुल ही बात करने की हालत में नहीं है। यहाँ टेरी की बहन उसे बताती है कि वो ब्रेनर के हुए प्रोजेक्ट एम की अल्ट्रा का हिस्सा थी। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान टेरी प्रेग्नेंट थी। इन्हें लगता है कि ब्रेनर ने टेरी का बच्चा चुरा लिया है और वह अब उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ जी, सही समझे, टेरी 11 की मम्मी है। जॉनथन और नैन्सी फिर डेमोगॉर्गन को मारने की तैयारी करते हैं, पर इस बार पूरी प्रेपरेशन के साथ। तब स्टीव और जॉनथन के बीच नैन्सी के कैरेक्टर को लेकर लड़ाई होती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि डेमोगॉर्गन की दुनिया में आने की असली वजह 11 ही है। इसी ने ब्रेनर के फोर्स करने के बाद अपसाइड डाउन का दरवाज़ा खोला था। जब माइक और उसके दोस्त 11 को ढूंढ रहे थे, तब उनका सामना कुछ पुलिस से होता है। यह बच्चा माइक को ज़बरदस्ती पहाड़ से कूदने को मजबूर करता है, बट फिर समय रहते वहाँ पर 11 आकर उसको बचा देती है। फिर वो जेडाई फोर्स से एक बुली का हाथ तोड़ देती है। 11 कन्फेस करती है कि विल के गायब होने की जिम्मेदार यही है, इसीलिए अपसाइड डाउन का दरवाज़ा खोलकर डेमोगॉर्गन को इसी दुनिया में लाया था। बट फिर इनके बीच मांडवली होती है और फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर लूकस देखता है 11 को ढूंढते हुए एजेंट्स माइक के घर तक पहुंच गए हैं। लूकस फ़ौरन ये खबर माइक को देता है। फिर सारे 11 को लेकर भागने लगते हैं और तभी एक एजेंट की वैन बच्चों को रास्ते रोक दी है। फिर 11 अपने पावर्स की मदद से वैन को उड़ाकर साइड में करती है। नैन्सी और जॉनथन हॉपर और जॉयस को मिलकर उन्हें डेमोगॉर्गन के बारे में बताते हैं। इन्हें लगता है कि डेमोगॉर्गन खून से आकर्षित होते हैं। फिर ये सारे 11 को लेकर स्कूल जाते हैं ताकि वो अपने पावर्स को यूज़ करके विल को ढूंढ सके। उस वैन वाले हादसे के बाद 11 थोड़ी कमज़ोर हो गई है, इसलिए इसके पावर्स को एम्पलीफाई करने के लिए ये लोग स्कूल में डेप्रिवेशन टैंक बनाते हैं ताकि 11 अपनी पावर्स को फोकस कर सके। फिर अपने पावर्स की वजह से देखती है कि बार्ब मर चुकी है, बट विल अब भी जिंदा है। नैन्सी और जॉनथन डेमोगॉर्गन को मारने जाते हैं, तो विल को बचाने हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में जाने का प्लान बनाते हैं, बट हॉकिंस लैब में घुसते ही ब्रेनर के आदमी इनको पकड़ लेते हैं। नैन्सी और जॉनथन डेमोगॉर्गन को खून से आकर्षित करते हुए अपनी दुनिया में लेकर आते हैं। उसी वक्त वहाँ पर स्टीव भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर डेमोगॉर्गन से लड़ने लगते हैं और उसे आग लगा देते हैं। जलता हुआ डेमोगॉर्गन भागकर अपनी दुनिया में चला जाता है। उधर लैब में हॉपर और एजेंट्स के बीच एक ज़बरदस्ती वाली डील होती है, विल के बदले 11। हॉपर और जॉयस विल को बचाने अपसाइड डाउन जाते हैं। ब्रेनर और उसके एजेंट्स 11 को पकड़ने स्कूल आते हैं। इधर 11 ब्रेनर के सारे एजेंट्स को मारकर लड़ाई के बाद थक कर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान डेमोगॉर्गन डॉक्टर ब्रेनर पर हमला करता है।
जॉयस और हॉपर विल को ढूंढ लेते हैं जो अपसाइड डाउन के मलबे में लिपटा हुआ है। फिर डेमोगॉर्गन माइक और उसके दोस्तों पर हमला करता है। इससे क्या होगा भाई, एन मोमेंट पर 11 अपनी सारी पावर यूज़ करके डेमोगॉर्गन के चीतड़े उड़ा देती है। देख के लगता है कि ऐसा करते वक्त वो खुद भी मर गई है, बट कम ऑन वी नो। फिर स्टीव और नैन्सी फिर से एक साथ आते हैं और विल भी अब रिकवर होकर अपने घर आता है। हैप्पी एंडिंग? वेल, नॉट एग्जैक्टली। एक महीने बाद हॉपर जाकर जंगल में किसी के लिए खाना छोड़ता है। दूसरी तरफ विल के मुंह से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक क्रीचर निकलकर उसके सिंक में गिरता है। कुछ सेकंड के लिए विल फिर से अपसाइड डाउन में जाकर वापस आता है और यहाँ होता है सीज़न 1 का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचिए सीज़न 2 में क्या क्या हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।